Good morning, children. So, we are starting a new chapter in history. Probably the last chapter of first term. That is chapter number 4. What is the title of the chapter? National Movement in India. Right? First of all, we will have some introduction. As you know, before I start any chapter, I am delivering total introduction. What is connected to the chapter, what is given in the chapter. So ultimately, the whole topic becomes clear. Internally, when the topics are given, you can easily, thoroughly understand, you can recall your memory, because in introduction you just strike it. हाँ सर ने ऐसे बोला था, इसके बारे में सर ने ऐसे बोला था, हाँ इसके लिए सर ने ऐसे बताया था. अच्छा बच्चों, तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा. राइट? सो आई थिंक you must be ready with your textbooks. As I told you in my very first lecture, when our social lecture is there, you have to always remember, you have to have your textbook and marking pen or pencil. So, as you know, how I am teaching in class, this is the same pattern I am teaching over here. So when I am going through the topics, I am making you to mark all the topics. So ultimately, you can easily go through it. Okay, children. So let us start with it. Our first lecture of chapter number 4, History, National Movements Towards Independence. Introduction है. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. ये है कि ये जो चैप्टर में आप पढ़ोगे, वो मैंने लिखा है इधर. This chapter contains all the events of freedom struggle from 1905 to 1926. मतलब हिंदुस्तान में जो 25 सालों में 1905 से लेके 1926 तक जो घटनाएं हुई, ये सारे टॉपिक्स ये चैप्टर में दिए गए हैं. बराबर है? इसमें आप पढ़ोगे बंगाल का डिवीजन है, यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल है, फिर आप पढ़ोगे दूसरा वाला टॉपिक है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स है, इंडिया में है, गुजरात में है, अब्रॉड है. फिर आप पढ़ोगे रोवेल एक्ट के बारे में. फिर महात्मा गांधी हिंदुस्तान आए थे, उसने पहला सत्याग्रह इंडिगो सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह. फिर आप जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ोगे. फिर आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ोगे. फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अचानक बंद हो गया, उसके बारे में भी पढ़ोगे. और वो बंद होने से जो उस वक्त की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी जिसको हम कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, वो स्प्लिट हो गई और उसमें से दूसरी पार्टी का जन्म हुआ. और थोड़े समय के बाद वापस जो नई पार्टी बनी थी वो वापस कांग्रेस में आ गई. वो तो ये सारे टॉपिक्स हमारे चैप्टर नंबर 4 में है. एक के बाद एक जैसे मैं बोलूंगा वो आपको मैं डीप में बताऊंगा. तो हमारा पहला टॉपिक है रिवॉल्ट ऑफ 1857. ये 1905 के पहले जो आता था, अचानक तो ऐसा नहीं हुआ ना कि 1905 का साल आ गया और हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग शुरू हो गई. ऐसा तो नहीं है. आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आता है. तो ये अवेयरनेस आया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद. मैंने आपको बताया है, 8th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ के आए हो, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म दोनों में मैंने आपको पढ़ाया था, मालूम है मेरे को.
कि द रिवॉल्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन 1857, बराबर है, जिसको बोल रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857. बट अनफॉर्चुनेटली there were many circumstances which proved against, and that is why the revolt of 1857 failed. You have studied, right? Number of things, we cannot blame one thing. Number of factors were responsible for the failure of revolt of 1857, number of factors. लेकिन एक महत्व का मुद्दा यह था कि आफ्टर एज रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस, देयर वाज अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवेयरनेस ऑफ फ्रीडम. क्योंकि व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया, इन प्रीवियस चैप्टर्स आई टॉट यू, they established a political foothold in Bengal after Battle of Plassey in Buxar, and after that they started to conquer each and every territory of India. Number of governor generals came to India. All of them followed the policy of expansion. You have studied Wellesley, you have studied Dalhousie, you have studied William Bentinck, number of people. सिर्फ नाम अलग थे, लेकिन सबका एक ही काम था, ज्यादा से ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी का फायदा और हिंदुस्तान की बर्बादी. इससे ज्यादा कोई काम ही नहीं था. तो ये कारवा जैसे आगे चलता गया, तब 1857 में हमको रियलाइज, उसके पहले रियलाइज हो गया था, स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी में रियलाइज हो गया था हमने क्या क्या गवाया. सब सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, ऐसे ऐसे कोई ना कोई सिस्टम के शिकार हुए थे और अपने राजपाट गवा बैठे थे. किंग्स वर एनस्लेव्ड, दे वर इन कैपिटिविटी, सब कुछ चला गया था, बर्बाद हो चुके थे. एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया ब्रिटेन बिकेम सुपर पावर. जो एक समय का भिखारी देश था वो आज दुनिया का अमीर देश बन गया था. और एक समय जो सोने की चिड़िया कहा जाता वो देश आज कंगाल बन गया था. क्योंकि ओपनिंग ऑफ हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, इंडिया वॉज कॉल्ड लैंड ऑफ प्लेंटी, सोने की चिड़िया. कहां गई सोने की चिड़िया, कहां गई? सब कुछ खत्म हो गया था. तो इसीलिए जैसे जैसे समय चलता गया, अवेयरनेस वॉज क्रिएटेड, preparation started to be made, and finally the revolt broke out in 1857. But unfortunately that revolt failed. बराबर है. और सबसे बढ़िया बात यह है कि सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल कहां हुआ था? तो क्या बैटल ऑफ बक्सर के बाद. तो बैटल ऑफ बक्सर कहां फॉट हुई थी? बंगाल में. आपने पढ़ा है सिराज उदौला एंड नवाब ऑफ औध एंड ऑल दिस पीपल. सो दैट ईस्टर्न प्रोविंस स्पेसिफिकली विच वी कॉल बंगाल टुडे was maximum hurt by British. It was maximum looted by British. क्योंकि सबसे पहला वो ही प्रोविंस उसके हाथ में आया था. तो उसका रिएक्शन आप देखो. आप आजादी की जंग की कोई भी बात छेड़ो, कोई भी टॉपिक लो, you will find maximum freedom fighters coming from Bengal. After introduction of British education system, revolt of 1857 के बाद ब्रिटिश लोग भी समझ गए कि if we want to rule India for a long time, we have to bring some reformation. फिर हमारे समाज में रिफॉर्मेशन शुरू हुआ. एजुकेशन एंड रेलवे लाइन एंड पोस्टल लाइन एंड टेलीग्राफ एंड ऑल दिस थिंग्स, रेलवेज. इनिशियली दिस ऑल थिंग्स बेनिफिटेड ब्रिटिश, क्योंकि अपने लिए लगाए थे, अपने फायदे के लिए. लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, हमारी सोच बदलती गई, वैसे वैसे वो सारी चीजें
हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। उसके बेस में क्या था? एजुकेशन, राइट? आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857, एज अ पार्ट ऑफ introduction of social reforms, education was one type of social reform, and as basically the idea of British to introduce English education was to get cheaper clerks, कि वो इंग्लैंड से अगर क्लर्क्स वो सब लाते तो बहुत कॉस्टली होता। अगर वो एजुकेशन सिस्टम शुरू करे इंडिया में से ही एजुकेशन पे, तो इंडियंस को नौकरी लगे, इंडियंस का फायदा हुए थोड़ा का, और उसको भी फायदा हुए। लेकिन आगे जाके यही एजुकेशन ने मातृभूमि की आजादी की नींव रखी थी। बिकॉज यू नो चिल्ड्रन, एनी रेवोल्यूशन कैन बी स्टार्टेड विद द बेस ऑफ एजुकेशन। दुनिया के किसी भी देश का इतिहास आप पढ़ लो, कोई भी क्रांति आप पढ़ लो, उसके बेस में एजुकेशन होता है। एजुकेशन ऑलवेज ब्रिंग्स रिफॉर्मेशन इन सोसाइटी। बिकॉज ऑफ एजुकेशन पर्सन इज एबल टू थिंक व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड दिस डिलीवर्स हिम्स और हर द रियल फैक्ट। वो सही गलत की पहचान कर सकता है। और जैसे जैसे एजुकेशन अवेयरनेस आया, पहले स्कूल्स एस्टैब्लिश हुई, यूनिवर्सिटी बनी, पूरा हिंदुस्तान जाग चुका था, और आहिस्ता आहिस्ता फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुई। और उसमें 1885 के करीब एक नेशनल इंस्टीट्यूट पार्टी बनी, जिसको हम कांग्रेस पार्टी बोलते हैं। व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ऑल दिस पीपल, बिकॉज यू सी, अभी मैंने बोला है, बंगाल वॉज द मोस्ट state which has borne the heat of British government, which has tolerated the exploitation of British government. सबसे ज्यादा बंगाल ने सहा था, इसलिए अवेयरनेस बंगाल से ही शुरू हुआ था। सबसे ज्यादा अवेयरनेस बंगाल में डेवलप हुआ था। उस वक्त बांग्लादेश नहीं था, उस वक्त ओडिशा नहीं था, ये सारा बंगाल प्रोविंस था। एंड इन नो लैप्स ऑफ टाइम that province became the epicenter of freedom struggle. Understood? That center became the epicenter of freedom struggle because maximum awareness was developed in that center. Number of freedom fighters, social reformers, thinkers, philosophers came from that part. They spread the ideas of freedom, and finally it was accepted all over India, undivided India, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। उसमें आज पाकिस्तान भी आ जाता है और बांग्लादेश भी आ जाता है, क्योंकि उस वक्त पूरा हिंदुस्तान था, पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी कोई चीज नहीं थी। तो हमारा जो पहला टॉपिक है उसके बारे में है, राइट? फर्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ बंगाल, राइट? Because see, Bengal was the most aware state connected to freedom struggle, and that is why awareness started from Bengal. Topic 1, division of Bengal. That is 1905, राइट? बंगाल का बंटवारा कब हुआ? 1905 में, राइट? फिर दूसरा टॉपिक है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, that is 1906, and थर्ड टॉपिक है यूनिफिकेशन, means cancellation of partition, that is 19
11। तो ये जो 3 टॉपिक है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे मैंने बोला कि बंगाल वॉज द एपिसेंटर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। सो व्हेन लॉर्ड कर्जन केम टू इंडिया, एज यू नो, number of governor generals were visiting India and they were in charge of looting India by hook or crook. So when Lord Curzon came to India, he saw that freedom awareness struggle got momentum in India. और हमारा दुर्भाग्य ये था कि जो बंगाल का जोग्राफिकल एरिया है उसमें, जिसे आप आज हम बांग्लादेश बोलते हैं, उसमें मुस्लिम कंसंट्रेशन ज्यादा था, मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा था, मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी में थे और हिंदू माइनॉरिटी में थे। और जिसको हम आज वेस्ट बंगाल बोलते हैं उड़ीसा के साथ, उधर हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा था और मुस्लिम माइनॉरिटी में था। और ब्रिटिश की तो सालों से, सदियों से ये पॉलिसी ही रही है, डिवाइड एंड रूल। लॉर्ड कर्जन got a very wicked plan in his mind. If you want to stop this uprising, if you want to stop this unification, अगर नेशनल अवेयरनेस को झटका लगाना है, उसकी गाड़ी पटरी से उतारनी है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हिंदू और मुस्लिम आपस में भिड़े और लड़कर मर जाए, हम अपना बैठे बैठे तमाशा देखे राज करें, डिवाइड एंड रूल। तो यही विकेड प्लान की सोच से तहत ही इंटेंशनली डिवाइडेड बंगाल, अ ह्यूज प्रोविंस। क्योंकि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दो नाम दिए गए। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा था, हिंदू पॉपुलेशन कम था, मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी। वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी। तो अगर कोई भी घटना हुई हिंदू मुस्लिम के बीच, और ये लोग ये करने वाले थे, इसीलिए तो मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो दोनों कौम आपस में भिड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया में हिंदू और मुस्लिम ही थे उस वक्त। अगर ये दो लोग आपस में भिड़ गए और इधर से ये आग शुरू हुई, तो ये आग पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी धर्म के नाम पे। और अगर ये लोग आमने सामने आ गए हिंदू मुस्लिम, तो फिर हमारा टेंशन खत्म, लड़ने दो आपस में, बंटवारा, भाईचारा टूट जाएगा, बंटवारा होगा। और अंदरूनी इतने प्रॉब्लम्स हो गए, वो शायद अगले 100 साल तक सॉल्व ही नहीं हो, और हमारे को कोई टेंशन नहीं, हमारा एम्पायर सलामत रहेगा। सो विद दिस विकेड आइडिया, अंडर द नेम ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ही डिवाइडेड बंगाल। लेकिन लोग भी उल्लू नहीं थे, पागल नहीं थे। मैंने अभी आपको बताया ना, एजुकेशन स्प्रेड हो गया था, अवेयरनेस आ गई थी, और बंगाल वॉज द एपिसेंटर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जिस दिन बंगाल का डिवीजन हुआ, दैट वॉज डेट वॉज 16 अक्टूबर 1905। बंटवारा अनाउंस हुआ, पीपल रिटेलिएटेड, लोगों को मालूम पड़ गया था इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। 400-300 साल से हिंदुस्तान में आप रहते हो और अचानक आपको हिंदुस्तान की भले की याद आ गई, आपको अभी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की याद आ गई, तो 300 साल तक क्या किया? ये तो एक बहाना है सिर्फ। You are intentionally dividing the two communities, which was the mainstream communities of India, जो मेन फ्रीडम स्ट्रगल की कम्युनिटी थी।
क्योंकि आज तक हिंदुस्तान मातृभूमि के लिए, भारत माता की आजादी के लिए हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे और उसको वो तोड़ना चाहता था एज अ पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. People understood this wickedness and they retaliated. They protested. सभाएं हुई, सरगज जुलूस निकले, नारेबाजी हुई और उस वक्त के जो प्रोलिफिक थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, लीडर्स थे, जमकर लोगों को अवेयरनेस दिलाया कि एक ब्रिटिश की चाल है. मुस्लिम लीडर्स ने अपने आप अपने हिसाब से लोगों को समझाया, हिंदू लीडर्स ने अपने हिसाब से समझाया कि बंटवारा सही में क्या मायना रखता है. दे वांटेड टू डिवाइड हिंदू मुस्लिम यूनिटी. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ डिवीजन ऑफ हिंदू मुस्लिम्स, ताकि ये दो लोग आपस में भिड़े और आपस में लड़के मर जाए. राइट? बहुत विरोध हुआ लेकिन गवर्नमेंट एडमेंट थी, बंटवारा होके रहा. 99% people, not only in Bengal but almost all over India, opposed this partition. बराबर है? और इसमें एक घटना हुई 1906 में. राइट? क्या हुई घटना? तो कैसे? वाइसरॉय मिंटो, हिंदी वजीर मॉर्ले मिंटो जिसको बोलते हैं, और मुस्लिम के जो धर्मगुरु थे आगा खान, बराबर, फिर नवाब ऑफ ढाका, उस वक्त ढाका बांग्लादेश नहीं था, हमारा था, नवाब ऑफ ढाका, और ये सारे लोग को मुस्लिम ने, ब्रिटिश ने कन्विंस किया कि वी वांट टू गिव सम रिफॉर्मेशन टू मुस्लिम सोसाइटी. मुस्लिम समाज के लिए हम कुछ करना चाहते हैं. वी वांट टू अपग्रेड Muslim society, and that is why we are thinking that we should give you something special, something extra. बराबर है? तो ये सब चर्चा के लिए ढाका में पहली बार आगा खान, सलीमुल्लाह खान, वाइसरॉय मिंटो और कई सारे मुस्लिम लीडर्स ने मीटिंग रखी थी. और वो मीटिंग में मुस्लिम सोसाइटी को अपलिफ्ट करना, ये करना, वो करना, सिर्फ हाथ में चांद दिखाने की बात थी, कुछ नहीं होने वाला था. उसके बेस में तो एक ही बात थी कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाए जो कौमी दंगा फसाद भड़काए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़े और हिंदुस्तान की आजादी के लिए जो हवा चली थी उसको बदल दे, उसको स्टॉप कर दे. बाकी कोई रिफॉर्मेशन नहीं था, सिर्फ बातें थी. लेकिन अनफॉर्चुनेट टू से ये लोग उसकी बात में आ गए और उन लोगों ने एक मुस्लिम समाज के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन, एक पार्टी बनाई. पार्टी का नाम रखा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, 1906. बराबर है? बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी, बहुत बड़े बड़े चांद दिखाए थे हाथ में. मान लो कि ऐसे हिंदुस्तान आजाद हो गया, मुस्लिम लोग का उद्धार हो गया, मुस्लिम लीग के लिए ब्रिटिश ने मसीहा बन के काम कर दिया, बड़ी बड़ी बातें वही थी. बराबर है? ये सारे बातें जब खत्म हुई तो ऐसा बोला जाता है, हिस्टोरियंस से हम जानते हैं कि 1947 में जब आजादी आई तब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ. 2 नेशन थियरी, पाकिस्तान वाज बॉर्न. यू नो 14th August 1947, बर्थडे ऑफ पाकिस्तान. 15th August हमारी आजादी का दिवस. तो भैया फिजिकली पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ हमारे से, लेकिन पाकिस्तान का जन्म जब मुस्लिम लीग बनी 1906 में तब का हो चुका था. इट इज नॉट राइट टू से दैट पाकिस्तान वाज बोर्न इन 1947.
but it is absolutely true to say that the birth of Pakistan took place in 1906, and Morley Minto, they were the fathers of Pakistan. It was not Muhammad Ali Jinnah or Rahimullah. जैसे हम अपने देश के राष्ट्रपिता को महात्मा गांधी बोलते हैं, फादर ऑफ अ नेशन, तो पाकिस्तान हमारे ही कॉपी करके मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ अ नेशन बोलते हैं, लेकिन उसका असली बाप था मॉर्ले मिंटो, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना तो 1906 में से 47 में बने फादर ऑफ अ नेशन, लेकिन पाकिस्तान का जन्म तो हो गया था 1906 में। आया समझ में? These two people, these two wicked people in history, they are called the fathers of communism. इतनी घटिया, घटिया शब्द भी बहुत अच्छा है बेटा, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग है। इतनी नीच कक्षा की उन लोगों की सोच थी, ऐसा विकेट प्लान उसके दिमाग में चल रहा था कि हिंदुस्तान के इतने टुकड़े हो जाए, लोग इतने आपस में भिड़े, लड़े, मरे, लेकिन हमारा सब कुछ सलामत होना चाहिए। ओके, एक सेकंड हम सोच सकते हैं उसका प्लान था, लेकिन दुर्भाग्य बात यह है कि हमने भी वो प्लान में अपनी हिस्सेदारी दी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा, कि चलो कोई बात नहीं, आपको मैं कोई गलत काम बताता हूं, आप सोचो मैं आपको कोई गलत काम बताता हूं, आप पूरा प्लान समझोगे, फिर आपकी तो बुद्धि चलती है ना, आप तो मेरे को अपोज कर सकते हो ना कि सर आपने जो बताया वो बिल्कुल गलत है, इसमें तो हम फंस जाएंगे, मर जाएंगे, बदनामी होगी, ये मैं नहीं करूंगा सर, सॉरी। आप बता सकते हो ना बेटा? भले मैं आपको गलत बताता हूं, लेकिन आप तो विरोध कर सकते हो ना कि भाई ये गलत है। उस वक्त विरोध हो शायद किया भी होगा, लेकिन मुट्ठी भर लोग ऐसे भी थे जो ब्रिटिश की झांसे में आ गए, ब्रिटिश की बातों में आ गए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर ये मुस्लिम लीग नहीं बनी होती ना 1906 में, बंगाल का डिवीजन नहीं हुआ होता, मुस्लिम लीग की एस्टैब्लिशमेंट नहीं होती, तो आज बेटा पाकिस्तान नामक कोई देश नहीं होता। है समझ में? आप कहीं भी पढ़ लो, ढूंढ लो, अगर मुस्लिम लीग का बर्थ नहीं होता, अगर बंगाल का डिवीजन नहीं होता, अगर ये कर्जन ने अपनी गंदी सोच हिंदुस्तान पे नहीं आजमाई होती, तो आज दुनिया का इतिहास अलग होता, कश्मीर इश्यू नहीं होता, इतनी सारी जंग नहीं होती, इतने सारे लोग नहीं मरे होते, बांग्लादेश भी नहीं होता, क्योंकि बांग्लादेश भी ईस्ट पाकिस्तान था उस वक्त। जब बंटवारा हुआ तो दो पाकिस्तान हुए थे, आपको मालूम है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। फिर आगे जाके दोनों में लड़ाई हुई और 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो सोचो आप, एक आदमी की भूल से आगे की पीढ़ियां, आगे की नस्लें, कितना उसको चुकाना पड़ता है। और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कश्मीर इश्यू चला पहले से 1947 से लेके, वो भी 6 चैप्टर में आएगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा वास्तव में क्या था, हकीकत क्या थी, आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो अगर ये बंगाल का डिवीजन नहीं होता और मुस्लिम लीग नहीं होती, तो आज सोचो
पाकिस्तान नामक कोई देश नहीं होता, बांग्लादेश नहीं होता, कश्मीर का इश्यू नहीं होता, और हिंदुस्तान कितना बड़ा कंट्री होता। तकरीबन 75 इयर्स हमारे हो गए इंडिपेंडेंस के। 75 इयर्स की आजादी में हमारे पाकिस्तान के साथ 75 डेज भी अच्छे संबंध नहीं रहे। कोई ना कोई इश्यू होता है। आप कई सारी मूवीज देखते हो, अभी तो घर पे बैठे बैठे कई सीरीज भी देखी होगी। शायद वो आपने वो फैमिली मैन एक सीरीज थी 1 और 2। 1 में ये सब बताते हैं ना, फैमिली मैन 1 में ये सब बताते हैं कि पाकिस्तान एक्टिवेटेड टेररिज्म, भांगफोड़, क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी लड़ाइयां लड़ी हमारे साथ। उसको मालूम है कि हम आउटराइट हिंदुस्तान को कभी नहीं हरा सकते। क्यों? कि कहावत है ना, बेटा 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 होता है तो बाप बाप होता है। बेटा कितना भी जवान हो जाए, कितना भी नाम कमा ले, कितना भी ऊंचा हो जाए, लेकिन अपने बाप से कभी नहीं बड़ा हो सकता। और आपको मालूम है मैं क्या बोलना चाहता हूं। बाप हिंदुस्तान है, समझ में? उसको मालूम है आउटराइट तो हम कभी इंडिया को हरा नहीं सकते। इसीलिए बैठे बैठे गुजराती में बोलते हैं ना, हળી करवानी। સામી છાતી હતી એ લોકો લડીએ કેમ નથી? એટલે કાયરતાનું જ કામ કરવાનું છે. टेररिज्म इज वन एक्ट ऑफ कावर्डाइज, सबको मालूम है. तो ये चीजें थी. तो हम इंट्रोडक्शन में से हमारा टॉपिक शुरू करेंगे. फिर आया यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल. जमकर विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ. बंगाल का जब बंटवारा हुआ, मुस्लिम लीग बन गई, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुए. क्योंकि उस वक्त के सबसे फॉरमोस्ट लीडर आगे चलने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर. 16 अक्टूबर was observed as नेशनल मॉर्निंग डे. जमकर विरोध हुआ. और नेशनल लीडर्स की बदौलत हमने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया. जो बंटवारे के पहले हम लोग जो इंपोर्ट करते थे इंग्लैंड से, खास करके बंगाल प्रोविंस में इंपोर्ट जो होता था, इंपोर्टेड सिगारेट्स एंड शूज एंड क्लोथ्स एंड ऑल दिस थिंग्स, इट वाज मोर देन 1 लाख रुपीज ऑफ दैट टाइम. More than 1 lakh rupees. And we started Swadeshi movement. Boycotting of foreign goods. उसने हमारे साथ ये किया, हम उसका बदले ये देंगे. और आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल में इतना हमारा इंपोर्ट कम हो गया कि 5 साल पहले 1905 के पहले जो हम 1 लाख रुपए का इंपोर्ट करते थे, वो इंपोर्ट रिड्यूस होके होते 1911 तक, 10-11 तक 10,000 के नीचे आ गया. और इट वॉज दिस सीरियस थिंग वॉज डिस्कस इन पार्लियामेंट. इट वॉज अ वेरी सीरियस वार्निंग इन ब्रिटिश पार्लियामेंट. ब्रिटिश क्वीन भी ऐसे दुआपुआ हो गई, इतना घाटा क्यों आया? और वो लोग घाटा तो सहन नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने इंपोर्ट बंद कर दिया था. एनालाइज करके मालूम पड़े कि हिंदुस्तान में अवेयरनेस बढ़ गया है. वो लोग ने हमारा माल अब लेना बंद कर दिया है. उसके बजाय वो लोग स्वदेशी मूवमेंट करा रहे. मैन्युफैक्चर इंडिया, जिसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं ना, नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं मेक इन इंडिया. ये मेक इन इंडिया का नया कॉन्सेप्ट अभी का नहीं है, ये मोदी साहब का कॉन्सेप्ट नहीं है. मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ था 1905 में, एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल, जिसको हम स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं. मोदी साहब ने तो वो रिवाइव किया है. 115 साल पहले जो घटना बनी थी वो उनको याद ताजा करवाई कि अगर उस वक्त हम ब्रिटिश को थप्पड़ मार सकते थे इकोनॉमिकली, तो आज क्यों नहीं? उस वक्त इंडिया के पास कुछ नहीं था, तो भी स्वदेशी मूवमेंट बिकेम सक्सेसफुल.
तो आज हिंदुस्तान के पास सब कुछ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? Why to rely on others? Why to depend on others? Understood? And that is why this is the new format which we are seeing, स्वदेशी मूवमेंट. So उस वक्त की स्वदेशी मूवमेंट थी, तो आज मेक इन इंडिया मूवमेंट है. मेरा समझ में बच्चों? Serious notice was taken in British Parliament and डिवीजन ऑफ बंगाल टर्मिनेट हुआ. ब्रिटिश पार्लियामेंट में अनाउंस हुआ कि भैया ये धंधे में तो घाटा नहीं सहा जाएगा, अब पार्टीशन कैंसिल करो. तो जो बंगाल का पार्टीशन 1905 में हुआ था, वो बंगाल 1911 में 6 साल के बाद यूनिफाई हो गया था. पार्टीशन कैंसिल हुआ था. दिस वॉज द फर्स्ट मॉरल विक्ट्री ऑफ इंडियंस. पहली हमारी जीत थी, पहली भारत माता की आजादी के लिए पहला कदम हमारा था. है समझ में? लेकिन एक ये गलत हुआ था, उसका सही हो गया. बंगाल जो डिवाइड हुआ था वो यूनिफाई हो गया, लेकिन उसके बीच में जो एक बात बन गई, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906, ये आगे जाके इतनी खतरनाक साबित हुई कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब उसके 2 टुकड़े हुए, 3 टुकड़े हुए. ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम आज बांग्लादेश बोलते हैं, हिंदुस्तान, और वेस्ट पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है. राइट? ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना. अगर ये नहीं होता ना, ये घटना नहीं होती, तो आज हिंदुस्तान का इतिहास अलग होता. है समझ में बच्चों? तो ये पूरा लेसन का, तो मैंने इंट्रोडक्शन ये, अब मैंने आपको 3 टॉपिक अभी समझाए: डिवीजन ऑफ बंगाल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग एंड यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल. नाउ इट इज आवर टाइम टू रीड. Possibly your lecture gets over, then in next lecture I will explain you once again. Okay children? So come on, page number 23. During the stay, introduction. During the stay in India, British became familiar with political conditions of India, and that is why they accepted the policy of divide and rule. वरना कैसे हम किसी को उल्लू, कोई हमको उल्लू बना सकते हैं? हम उल्लू थे. है समझ में? The British East India Company took advantage of the political disputes or internal weakness of India from 1757 after creeping in Bengal to the revolt of 1850-1875. है समझ में? It established its supremacy over India in 100 years of rule. In order to maintain its supremacy, the English gradually developed a strong administrative structure in India. पहला अपना शासन मजबूत कर लिया था, और इसीलिए वो लोग सरवाइव हो गए, और इसीलिए हमारी जो यूनिटी नहीं थी उसका पूरा फायदा उठा के उन्होंने एक पॉलिसी दी, डिवाइड एंड रूल. जितना ब्रिटिश जिम्मेवार है उससे कई गुना ज्यादा हम जिम्मेवार हैं. है समझ में? The Great Uprising of 1857, ये हमारी short note है. Some of the factors that caused the uprising was political dissatisfaction, economic exploitation, social and religious factors, military factors, and immediate reasons like introduction of Enfield rifles in the army. ये सब आप 8th standard में आप पढ़े हो, बराबर है भैया? मंगल पांडे was the first martyr of the uprising. Underline this line. Who was the first shaheed of independent India? मातृभूमि के लिए जो लड़ाई हुई थी, जंग शुरू हुई, भारत माता की आजादी के लिए जो जंग शुरू हुई थी, उसमें सबसे पहली शहादत किसके नाम पे जाती है? It was मंगल पांडे. Underline this line. Mangal Pandey was the first martyr of this uprising.
Several revolutionaries like Nana Sahib, Tatya Tope, Raja Kunwar Singh, Rani Lakshmibai, Bahadur Shah Zafar, etc. took part in this revolt. The uprising of 1857 produced many effects, among which it and the company rule and the crown rule was established. उसके आपको मालूम है, आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 कंपनी ने ब्रिटिश एम्पायर को हिंदुस्तान बेच दिया था. ऐसा ही नहीं आया था. कंपनी ने उस वक्त के 3 करोड़ पाउंड में ब्रिटिश एम्पायर को हिंदुस्तान बेचा था. मतलब इंग्लैंड की रानी ने कंपनी को उस वक्त 30 मिलियन मतलब 3 करोड़ पाउंड चुकाए थे हिंदुस्तान के. मतलब उसका मतलब क्या हुआ, पहले कंपनी ने लूटा, अब रानी लूटेगी. कोई व्यापारी अपना धंधे में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वसूल तो करता है ना, थोड़ा खैरात बांटता है. है समझ में? The rule in India and British Crown was established for military, social, religious policies. The reason responsible for the failure of revolt of 1857 was the beginning of uprising in a unplanned time. समय से पहले रिवॉल्ट शुरू हो गया था तो ब्रिटिश को चेतने का मौका मिल गया था. हमारे पास यूनिटी नहीं थी, इतने सोल्जर्स तो थे लेकिन वेपन्स ऐसे कुछ कई कठिनाई दिक्कतें आई थी. लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, सब अपने अपने लिए लड़े थे, यूनिफिकेशन नहीं था. इनएफिशिएंट एंड अनसोफिस्टिकेटेड वेपन्स, ये भी एक बात थी. इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट देन नेशनलिज्म अमंग रेवोल्यूशनरीज, lack of suitable organized leadership, etc., were responsible for failure of the revolt of 1857. तो आज ये टॉपिक जो मैंने टेक्स्ट बुक में से करवाया, मैंने मटेरियल में भी ये टॉपिक दिया है. आप होमवर्क में मटेरियल में से भी कर सकते हो और इसमें से भी आप कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में भी से आप कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे. सही बात है. तो ये हमारा टॉपिक थे. अगले लेक्चर में, लेक्चर 2 में ये हम रीडिंग करेंगे, वापस मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा इंट्रोडक्शन देके, बिकॉज ऑलमोस्ट टाइम इज देयर, सो आई हैव टू एंड माय लेक्चर नाउ. बिफोर आई एंड माय लेक्चर, इट इज योर टाइम चिल्ड्रन टू टेक योर होमवर्क. कम ऑन. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर. अभी मैं समझाऊं नहीं ना बच्चों, तो भी आपको दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक वर्ड तो पढ़ा नहीं है लेकिन पूरा टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है. अगर आप घर पे भी बैठ के पढ़ोगे ना तो भी आप समझ जाओगे. है समझ में? होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट on uprising of 1857. Right? You can do this from material or textbook, what you like. दोनों में आंसर दिए है. ये जो भी मैंने पढ़ा है ये आपको पढ़ना है, बस ये लिख के आपको भेजना है आपके एसोसिएट टीचर को. दिस इज ओनली वन आंसर, राइट अ शॉर्ट नोट. 7-8-10 पॉइंट के छोटा सा होमवर्क है. सो आई होप यू हैव एंजॉयड योर लेक्चर चिल्ड्रन. इन नेक्स्ट लेक्चर we'll read through Bengal and all these other topics. Till then children, take care, goodbye.